कृषि की दृष्टि से भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये तो हमारी कल्चर, हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी का बेस है। तो चलिए, आज इस विश्लेषण में भारत की इस पूरी कृषि यात्रा को समझते हैं, शुरू से लेकर अब तक। जरा इस आंकड़े पर एक पल के लिए सोचिए। 2/3 पॉपुलेशन, मतलब देश की 2/3 आबादी। ये दिखाता है कि खेती बाड़ी सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है। सच में देश की रीढ़ की हड्डी है ये। तो हजारों सालों में ना भारत में खेती करने के तौर तरीके भाई बहुत बदले हैं। मतलब एक जमाना था जब लोग सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती करते थे, और आज देखिए, आज हम बड़े पैमाने पर मार्केट के लिए कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना खेती की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ है आदिम निर्वाह कृषि, मतलब बिल्कुल पारंपरिक तरीके, छोटे छोटे खेत, और मकसद बस इतना कि परिवार का पेट भर जाए। और दूसरी तरफ वाणिज्यिक कृषि, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े खेत हैं और मकसद है बाजार के लिए फसल उगाना। ये सिर्फ दो तरह की खेती नहीं, ये तो खेती को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। तो ये है खेती का सबसे पुराना, सबसे बुनियादी तरीका। इसमें किसान पूरी तरह से नेचर के साथ चलता है, मॉनसून पर डिपेंड करता है, जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसी का इस्तेमाल करता है। मतलब सही मायनों में आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। अच्छा, ये जो तरीका है ना, कर्तन दहन प्रणाली, या जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, ये काफी दिलचस्प है। होता क्या है कि किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करने के लिए वहां पेड़ पौधे काटकर जला देते हैं। अब जो राख बनती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये फर्टिलिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। और ये कहानी ये इस पूरे तरीके का एक ह्यूमन साइड दिखाती है। रिंझा के लिए तो ये सब देखना एक खेल जैसा है, बिल्कुल नॉर्मल। पर असल में ये कहानी उस मजबूरी को दिखाती है, उस साइकिल को दिखाती है जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म होने पर परिवारों को हर साल एक नई जगह की तलाश में निकलना पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि जब आबादी बढ़ती है और खेत उतने ही रहते हैं, तब क्या होता है? तब आती है गहन जीविका कृषि। यहाँ चैलेंज बिल्कुल साफ है। छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल कैसे निकाली जाए? और इसका जवाब है ज्यादा मेहनत, बेहतर सिंचाई और हाँ, बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल। और फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग का जमाना। यहाँ खेल बिल्कुल बदल जाता है। अब मकसद सिर्फ गुजारा करना नहीं, बल्कि पैसा कमाना है, बाजार में फसल बेचना है। और इसके लिए भाई हर मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल होता है, चाहे वो हाई यील्डिंग बीज हों, फर्टिलाइजर्स हों या पेस्टिसाइड्स हों। कमर्शियल फार्मिंग का सबसे बड़ा और शानदार रूप है रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जरा इमेजिन कीजिए, मीलों तक फैले चाय के बागान या कॉफी के, रबर के, केले के खेत। यहाँ एक ही फसल को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है और ये फसलें सीधे इंडस्ट्रीज में जाती हैं रॉ मटेरियल बनकर। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक सीधा सीधा ब्रिज है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, भारत की खेती तो पूरी तरह से मौसम के साइकिल पर चलती है, जो 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स में बंटी हुई है। तो भारत का कृषि कैलेंडर 3 हिस्सों में बटा है। पहला है रबी, जो सर्दियों की फसल है, जैसे गेहूं। फिर आता है खरीफ, ये मानसून की फसल है, जिसका राजा है चावल। और इन दोनों के बीच एक छोटा सा सीजन आता है जायद का, गर्मियों में, जिसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी फसलें होती हैं। ये नेचर के साथ कितना जबरदस्त तालमेल है ना? तो सीजन्स तो समझ आ गए। अब फटाफट से भारत की कुछ मेन फसलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों का मेन फूड है, उनके पेट भरने का जरिया है। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए चावल से ज्यादा जरूरी शायद ही कुछ हो। और ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मैदानों से लेके कोस्टल एरियाज और डेल्टा रीजन्स तक, मतलब जहाँ भी पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ चावल की खेती होती ही होती है। चावल के बाद नंबर आता है गेहूं का, देश की दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। ये रबी की फसल है, मतलब इसका मौसम चावल से बिल्कुल उल्टा है। इसे उगने के लिए ठंडी सर्दियां चाहिए और पकने के टाइम पर तेज खिली हुई धूप। तो गेहूं की कहानी ये नक्शा बताता है।
इसका प्रोडक्शन ज्यादातर देश के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में होता है, जैसे कि गंगा सतलज के मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला इलाका। चलिए अब जरा कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें। सबसे पहले गन्ना। चीनी, गुड़, खांडसारी ये सब इसी से बनता है। मतलब ये सीधे सीधे शुगर इंडस्ट्री की लाइफलाइन है, एक बहुत जरूरी कैश क्रॉप। और फिर आती है चाय, भारत की पहचान। ये एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप तो है ही, साथ ही प्लांटेशन फार्मिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है, जिसमें बहुत मेहनत, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। और आखिर में कपास। कहते हैं इसकी जड़ें भारत में ही है। ये जो सफेद सोना है ना, ये हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन है। ये वो फसल है जो खेती को सीधे मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ती है। ठीक है, तो फसलों की बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि आज़ादी के बाद से इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने और किसानों की हालत सुधारने के लिए क्या-क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। यहाँ कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म्स की लिस्ट है। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने जैसे लैंड रिफॉर्म्स से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन जैसी टेक्नोलॉजिकल क्रांतियों तक, इन सब ने प्रोडक्शन को आसमान पर पहुंचा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स ने किसानों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी दिया। सच कहें तो इन सब ने मिलकर भारतीय कृषि का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और एक बहुत ही खास आंदोलन का जिक्र करना भी जरूरी है, भूदान ग्रामदान। इसे शुरू किया था विनोबा भावे ने। ये एक कोशिश थी कि अमीर जमींदार अपनी मर्जी से भूमिहीनों को जमीन दान करें। जानते हैं इसे क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन। वाकई सोशल चेंज का एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है ये। तो आज भारतीय कृषि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ भविष्य के बड़े बड़े चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के साथ साथ हम अपने किसानों के लिए एक सस्टेनेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।